हेलो दोस्तों, आज 19 फरवरी है और आज की डेट काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि 19 फरवरी 2022 को ही मेरा रिजल्ट आया था जेआरएफ का, जो मैंने क्वालिफाई किया। उस दिन मेरे लिए काफी खुशी का दिन था और आज मैं ये आपको बातें शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। कुछ टिप्स ट्रिक्स या कुछ कह लीजिए पॉइंट जो हर स्टूडेंट को परेशान करते हैं। कैसे हर एस्पिरेंट के सेम डाउट होते हैं, सभी एस्पिरेंट एक तरीके से सोच रहे होते हैं कि क्या मेरे एग्जाम में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आने वाली है। किसी को लगता है कि कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच तो ना आ जाए, कहीं मेरा एग्जाम सेंटर दूर ना आ जाए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हर एस्पिरेंट सोचता है एग्जाम देने से पहले कि एग्जाम देने से पहले उसकी लाइफ किस तरीके से चल रही होती है, एग्जाम देने से उसकी लाइफ किस तरीके से चलने लग जाएगी, एग्जाम के ड्यूरिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या किस तरीके से हम पेपर अटेम्प्ट करें। ये सब पॉइंट्स है जो हर एस्पिरेंट के माइंड में चलते रहते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन बाय वन ये सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ सारे पॉइंट क्लियर कर दूं इसी वीडियो में, ताकि आप भी अपने सेटिस्फेक्शन ले सके एग्जाम क्रैक करने के बाद। तो देखो, अगर पहली बात करूं तो मेरी जर्नी किस तरीके से रही थी, मैं यही शेयर कर सकता हूं आपके साथ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ इतना है कि मैंने 2 बार एग्जाम दिया है और दोनों बार मैं क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल रहा हूं। एक बार 2020 में और एक बार 2021 में। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, देखो पहले अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी जर्नी जेआरएफ के लिए, तो देखो क्या था कि 2020 मार्च में जब फॉर्म आए तो मैंने फॉर्म फिल कर दिए। एज ऑल एस्पिरेंट जिन्होंने भी उस समय भरा होगा सबने फॉर्म फिल किए, मैंने भी भरे। सोचा था कि महीने भर 6 महीने तैयारी करेंगे और उसके बाद क्या है एग्जाम देखेंगे किस तरीके से आ रहा है और क्वालिफाई करेंगे। बट जैसा आप सब जानते हैं कि मार्च में क्या हुआ, मार्च में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने से क्या हुआ, सब कुछ ही लॉकडाउन हो गया। ऑल द ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी, बट हम रिमोट एरिया में रहते थे तो हमें पता नहीं था कि किस तरीके से ऑनलाइन स्टडीज का पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से स्टडी करनी है। तो हमने भाई 6 महीने मस्त खेला, क्रिकेट खेला, मतलब कि रिमोट एरिया था तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था ज़्यादा, तो हम खेलते थे और सारा टाइम निकल जाता था। अब 20 अगस्त जब आया, 20 अगस्त 2022 आया, तो उस समय क्या था, नोटिफिकेशन आया कि सितंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो एग्जाम के जब नोटिस आ गया, ठीक है ना, तो अब उसके बाद क्या करना था कि आप हमें थोड़ा सा पढ़ना था। क्यों पढ़ना था? क्योंकि हमें क्या करना था, हमें भाई ये भी तो देखना था कि जो 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है आपका, उस 3 घंटे में खाली नहीं बैठना है वहाँ पे। तो 3 घंटे खाली ना बैठने के लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब कुछ आने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर पढ़ना जरूरी है तो फिर क्या किया मैंने, देखा कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। बुक्स उस समय अवेलेबल उस समय भी नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन का लास्ट फेज चल रहा था, फर्स्ट वाले का, कि वहाँ पे अभी भी लॉकडाउन खुला शुरू हुआ था बट पूरी तरह से नहीं खुला था। तो हमारे पास क्या थे, ऑनलाइन रिसोर्सेज थे। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज से मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर शुरू करते करते मुझे लगा कि भाई 5-6 दिन में मैंने लगा कि सारी यूनिट्स में कवर करने लग गया। धीरे धीरे मैंने सारी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि यार ये टॉपिक भी आराम से हो जाएगा, इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, इसके भी कर लिए। क्यों? क्योंकि उस समय सारी वीडियोस जो मैं देख रहा था वो क्या देख रहा था कि हाउ टू स्कोर 90+, हाउ टू स्कोर 90+ इन 1 वीडियो, 1 घंटे में कैसे लाएं 90 ज्यादा नंबर। और मैं सारी वीडियोस देख के लग रहा था कि ये सारे क्वेश्चन करते रहो तो मेरे भी तो 90 नंबर आ जाएंगे। तो मैं बहुत ही मतलब ओवर पॉजिटिव पहुंच चुका था कि भाई 90 मार्क्स तो आराम से ले आऊंगा। बट फिर क्या हुआ, फिर हमारी जो गाइड जिनसे मैं पढ़ा, अदिति मैम, उनके साथ मैं कॉन्टेक्ट में आया तो क्या हुआ, पता चला कि किस तरीके से मैं अभी तक पढ़ रहा था और किस तरीके से मुझे एग्जाम में पढ़ना था। अब जब ये चेंजेस आए तो क्या हुआ, मुझे पता चला कि मेरा तो 5% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। तो ये बातें मैं कर रहा हूँ किसकी, ये मैं अभी तक कर रहा हूँ सिर्फ 2020 के लिए। अब 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था, 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था। मैंने चालू की थी तैयारी अपनी 13 सितंबर को और 11 नवंबर एग्जाम की डेट आई थी। तो ये 2 महीने से भी कम का टाइम मुझे मिला और इसमें मैंने जितना मैं अच्छे से कर सकता था उतने अच्छे से मैंने करने की कोशिश की। और 2 महीने में लकली कह लो या फिर अपनी मेहनत से कह लो या जैसे भी आप कहना चाहें, इस चीज़ को कह सकते हैं कि मैं पहले अटैम्प्ट को अपने नेट में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहा, कि मेरा पहले अटैम्प्ट में नेट हो गया, ठीक है ना। अब वो कह सकते हैं कि तैयारी पहले चल रही थी। दूसरा मेरा जो है एमएससी का सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, मास्टर्स में एडमिशन लिया ही था मैंने, तो उसके एग्जाम साथ बाई साथ चल रहे थे। तो मुझे कभी दिक्कतें भी हो रही थी और ईजी पड़ जाता था क्योंकि कई सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तो आप पढ़ रहे थे, कई सब्जेक्ट ऐसे एडवांस आ रहे थे जो आपने अभी नहीं पढ़े हैं, सुने भी नहीं है और वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतें भी आ रही थी बट अच्छा भी लग रहा था कि साथ साथ पढ़ाई चल रही है। और जब एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो थोड़ा सा ऐसा पॉजिटिव लगा कि हाँ अभी थोड़ा सा और क्वालिफाई कर सकते हैं, एक स्टेप फर्दर जा सकते हैं। क्योंकि मैम के साथ रह के पता क्या चला कि सिर्फ नेट का एग्जाम नहीं होता, इसमें ही जेआरएफ होता है। कि जेआरएफ का ही मुझे तब पता चला कि जेआरएफ भी हो सकता है और जेआरएफ से क्या होता है, ठीक है। तो फिर अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए अगर हम बात करने लग जाएं तो देखो सेकंड अटेम्प्ट था 2021 में। अब लगा ये था कि मार्च में या अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा क्योंकि साइकिल भी सही होनी थी। तो अब हमें लगा कि अप्रैल तक, ठीक है, माइंडसेट बना के बैठे थे कि अप्रैल में हमारा एग्जाम हो जाएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि यहाँ तक हमारी प्रिपरेशन जो थी ना 50% लगभग पहुंच चुकी थी, बट हमारा कॉन्फिडेंस जो था ना बहुत हाई था। 80% को इतने पॉजिटिव थे कि हाँ एग्जाम हम क्वालिफाई कर देंगे। बट हुआ क्या कि हमारे क्या हुआ है, वहाँ पे फिर से सेकंड वेव आ गई। तो क्या हुआ, रिशेड्यूल हो गए, पोस्टपोन हो गए, फिर एक बार फिर पोस्टपोन हो गए, अगस्त में आए, फिर सितंबर, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते फाइनलाइज हुए कि आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर में। अब नवंबर के टाइम पे क्या था, नवंबर के टाइम पे और अक्टूबर के टाइम पे मेरे सेमेस्टर के एग्जाम थे कि 4th सेमेस्टर एमएससी के भी एग्जाम मुझे देने थे। अब दोनों एग्जाम पैरेलल में चल रहे हैं, किसको प्रेफरेंस दें, किसको थोड़ा कम पड़े। एक की तैयारी 2 साल से कर रहे हैं, एक हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देगा, तो हमने प्रेफरेंस दी इस समय पोस्ट ग्रेजुएशन को। पहले अक्टूबर में सारे एग्जाम निपटाए, प्रैक्टिकल वगैरह किए, फिर उसके बाद क्या था, हमें एग्जाम के लिए देखना था। तो 1 महीना मेरे पास था
नवंबर का लास्ट में, कि मैं उसमें पढ़ूँ, रिवाइज करूँ। तो उस समय मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, कहीं कॉलेज में जॉब वगैरह वैकेंसी निकली है। तो मैंने कहा कि कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ नेट, उस समय मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि सिर्फ नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ नेट से अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मेरा क्वालिफाइड था, तो उन्होंने मेरे से कहा, तो मैंने क्वालिफाई मतलब सिर्फ इंटरव्यू के लिए वहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ भी लकीली मेरा क्या कोइंसिडेंट कह लीजिए कि जो पहला जॉब इंटरव्यू मेरा हुआ वो हुआ है 19 नवंबर को। तो 19 डेट मेरे पास बार बार मेरे साथ रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो देखो अब 19 फरवरी 2023 में हम पहुंच चुके हैं और फिर से आपका एग्जाम आने वाला है और मैं आपको ये सब बातें बता पा रहा हूं, तो ये भी एक नया स्टेप है मेरे लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर बात करें तो वहाँ से मैंने जॉब का इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ से जो था मेरे पास 6 दिन का टाइम था कि 26 को एग्जाम है, और वहाँ पे फिर इंटरव्यू वगैरह का थोड़ा मगअप हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने उस समय रिवाइज भी नहीं करा ज़्यादा, जो लास्ट के 2 दिन में मैंने अपने बुलेट्स नोट देखे, जो जिस तरीके से मैं अपने नोट्स बना रहा था। तो हुआ क्या कि अब 26 तारीख को एग्जाम दे दिया। तो एग्जाम देने के दौरान क्या हुआ कि भाई वही सेम चीज़ है कि MSO आए, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जो कई बार लग रहा था कि देखे हुए नहीं लग रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के नहीं लग रहे थे, या कम्युनिकेशन के पढ़े हैं तो कम्युनिकेशन समझ ही नहीं आ रहा है कि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल थे वहाँ देखना, बट मुझे नहीं लग रहा था कि वहाँ पे वो नॉर्मल थे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था यार 1.5 साल से पढ़ा है, क्यों नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कई सारी पैनिक वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो रही थी। तो ऐसा हुआ कि जब एग्जाम देके निकले तो कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। सिर्फ मैथ्स और DI का लग रहा था कि हाँ इनके आंसर आए हैं तो ये सही हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने से क्या हुआ कि हम 15 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं करी। एग्जाम देने के 15 दिन बाद तक मैं किसी से बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा पेपर कैसे गया है। और वही सेम प्रेशर वाला कि 1.5 साल से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने किया क्या है अभी तक। तो मैं 15 दिन तक किसी से बात नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने मैम को मैं कॉन्टैक्ट किया, तो फिर उन्होंने कहा कि रिलैक्स, ये तो होता है, नॉर्मल है, कोई नहीं, रिजल्ट देखेंगे। तो फिर हमारा जनवरी तक ऐसे चलते रहा। जनवरी लास्ट में आंसर की वगैरह आई, थोड़ा स्कोर देखा तो स्कोर हमें लगभग बाउंड्री का पता चल रहा था कि कौन सी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो अब इतने में क्या था कि जो मेरा इंटरव्यू दिया था वो हो गया। तो 15 फरवरी को मैंने पहली अपनी जॉब ज्वाइन कर ली एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर BC डिपार्टमेंट। अब उसमें पढ़ाने लग गए। तो 4 दिन बाद 19 तारीख को रिजल्ट आ गया। 19 तारीख को रिजल्ट देख के खुशी हुई कि भाई JRF के लिए तैयारी कर रहे थे और JRF क्वालिफाइड हो गया है। तो वो एक बहुत ही खुशी वाला पल था। तो ये मेरी JRF की जर्नी थी जो 19 फरवरी 2022 को जाके पूरी हुई। और उसके बाद से क्या हुआ कि मैं JRF के साथ ऐसा मतलब कह सकते हैं कि JRF मेरे साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें कुछ जनरल पॉइंट्स पे, कुछ जनरल पॉइंट्स क्या जो मैंने देखे यहाँ पे कि क्या होता है कि ऐसे पॉइंट जो हर एस्पिरेंट के कॉमन रहते हैं। एस्पिरेंट के कॉमन क्या रहते हैं, देखो एक तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कितने % सिलेबस हम करके जाएं तब हमारा क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। और किस तरीके से हमारा एग्जाम आएगा, किस तरीके से हम पेपर में शेड्यूल मतलब बैठाएं, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीज़ों के पॉइंट्स हमारे आते हैं। तो देखो पहले पॉइंट का अगर मैं बात करूँ, पहला पॉइंट क्या है हमारा कि कितने % चाहिए। तो देखो परसेंटेज अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो 40% अगर तुमने सिलेबस कर रखा है ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 40% से ज़्यादा की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती है। इवन दो पढ़ने को तो तुम 100% पढ़ जाओ वो भी कम पड़ेगा, बट 40% सिलेबस तुमने ऐसा पढ़ रखा है जिसमें 30% ऐसा कवर कर रहा है जो 70% के रिपीटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं वो आप कवर कर रहे हो। तो 30% तो वो हो गया। 10% थोड़े से एडवांस टॉपिक जो करंटली चल रहे हैं उनको पढ़ सकते हैं। 40% सिलेबस हो गया। मेजर रोल यहाँ पे प्ले करेगा आपका 50% जो आपका कॉन्फिडेंस होने वाला है। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस थ्रू PYQ एंड मॉक टेस्ट। प्लस क्या होता है जो आपका पॉजिटिव अप्रोच होती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखें तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, चाहे वो उसमें मैथमेटिक्स हो चाहे थ्योरेटिकल हो, किसी भी अप्रोच का हो, कोई भी एनालिटिकल अप्रोच लग रही हो, थ्योरेटिकल लग रही हो, बट आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मैं उसको अटेम्प्ट करने के मोड में हूं, मैं उसको सही कर सकता हूं। इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये हो गया। तो देखो 50 वो हो गया, 40 हो गया, अभी भी 10% बच रहा है। ये 10% क्या होता है, सोचा 10% जो होता है ना वो होता है आपका लक, कि 10% आपका लक प्ले करता है कि क्या आपने जो पढ़ा है वो आपके एग्जाम में आ रहा है, क्या जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही आपने पढ़ा है। इस तरीके का वाइस वर्सा करके आपका लक आपके साथ प्ले करता है। अब इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो 10% है ना ये काम उसी का करेगा जिसने 40% और 50% को कंबाइन करके एक मिक्सचर बना रखा होगा अच्छा सा। अच्छा मतलब कि जिसमें ना तो 40% में से कुछ कम हो ना 50% में से कुछ हो, उसका कॉन्फिडेंस भी सही हो और उसने काफी सारा अपना सिलेबस भी कर रखा हो, ठीक है। तो उसका जो है 10% अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लक जो होता है वो होता है एजुकेटेड गेस। जहां पे हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे हमें एक क्लिक करना चाहिए, जो भी फर्स्ट कोई क्लिक कर रहा है उसको हम आंसर लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लक का नाम ये चल रहा है कि भाई आंख बंद करके सब पे सी 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 या डी डी कुछ भी लगा दिया, ऑल ऑफ द अबव लगा दिया, नन ऑफ द अबव लगा दिया, बोथ ट्रू लगा दिया। ऐसा नहीं चलता है। क्या होता है कि आपको एक एजुकेटेड गेस लगाना होता है जिसमें आपको ये देखना होता है
कि क्या मैंने ये कहीं सुना है, क्या मैं कहीं से माइंड मैप कर पा रहा हूँ, कहीं से मैं कॉन्टैक्ट कर पा रहा हूँ कि ये वर्ड पढ़ा था, ये वहाँ पे मुझे याद है कि उस पेज पे लिखा हुआ था। इस तरीके से माइंड मैपिंग अगर आप कर सकते हैं तो क्या है, आपका सब कुछ काम करता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि देखो 3 घंटे, जो 3 घंटे है ना एग्जाम के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने 3 घंटे से पहले क्या किया है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 घंटे के बाद क्या करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर हमने तो 2 साल से पढ़ा है, इतनी सारी तैयारी करी है, तब भी हमारा क्या पेपर अच्छा नहीं हो पा रहा है, पेपर में नहीं आ पा रहा है। तो देखो, पेपर से प्रिपरेशन जो करते हो पेपर से पहले वो अलग चीज है, और जो पेपर देते हो 3 घंटे वो अलग है। 3 घंटे में तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से तुमने माइंडसेट अपना रख रखा है, किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करें, किस तरीके से तुमने पेपर को अटेम्प्ट किया है। क्या तुमने 1 घंटे में पहला पेपर कर लिया, क्या तुमने 2 घंटे में दूसरा पेपर कर लिया, क्या तुमने क्वेश्चन पेपर पूरा रीड किया है। ये सब पॉइंट क्या है, आपको मैटर करते हैं पूरा किस में, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं वो 3 घंटे में। वो 3 घंटे आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये दो जो जनरल पॉइंट हो गए। अब इसके बाद एक और पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है कि थॉट्स ड्यूरिंग एग्जाम। ड्यूरिंग एग्जाम की क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जनरल थॉट होती है कि हम पेपर जैसे आने वाला होता है या बैठे होते हैं तो हम ब्लैकआउट हो जाते हैं। ये नॉर्मल थिंग है, ब्लैकआउट होना नॉर्मल। फिर इसके बाद क्या होता है कि सर हमें मतलब शुरू के 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पढ़ के कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, 6ठा क्वेश्चन पढ़ा वो भी समझ नहीं आ रहा, 10 क्वेश्चन हो गए समझ में नहीं आ रहे। तो देखो, ये भी नॉर्मल चीजें हैं। अगर 5 क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहे, इट्स नॉर्मल थिंग कि आप आगे बढ़ते रहें। फिर इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है आपकी स्किप करना, डक करना। किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को कब डक करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में। बट एग्जाम के ड्यूरिंग क्या होता है, थॉट्स नहीं आते हैं वहां पे। थॉट्स आते हैं यार कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे और इनकी वजह से मेरा क्या था, नेट रुक गया था, मेरा जीआरएफ रुक गया था, या मैं अटेम्प्ट मैंने नहीं कर पाई थी क्वेश्चन आगे वाले आने वाले। तो ये सारे थॉट्स क्या आते हैं वहां पे, प्रेशर क्रिएट करते हैं, वहां पे पैनिक क्रिएट करते हैं। फिर दिमाग में चलते रहता है कि यार हमेशा न्यूज में ही चलते रहता है जब भी आते हैं एनालिसिस में, कि क्या होता है कि टेक्निकल ग्लिच होती रहती है, कभी पावर कट हो जाती है, कभी ये सेंटर बहुत दूर आ जाते हैं। एग्जाम के बाद पहले की बात करें तो क्या होता है, सेंटर भी कई बार दूर आ जाते हैं। तो काफी सारी चीजें हमारे दिमाग में उस समय एग्जाम के टाइम पे भी चल रही होती हैं। एग्जाम के ड्यूरिंग कुछ भी चल रहा हो आपके दिमाग में, ठीक है ना, चलने के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए ना, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। मतलब क्या है, आप इन सब चीजों को कंबाइन करके एक ऐसा मिक्सचर बनाना है, मतलब एग्जाम के टाइम पे भी, कि आपको पैनिक हो रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, बट आपको काम रहना है कि ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी पॉजिटिविटी के साथ करूंगा जिसको मैंने फर्स्ट पे अप्लाई किया था। ठीक है ना, ये पॉजिटिविटी अगर आपकी है तो आप उसको डील कर रहे हो ढंग से। अगर डील करने के बाद क्या होता है ना, जब 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो सीरियस कैंडिडेट है जो पढ़ के जा रहा है ना, वो क्या करता है, वो उसको 3 घंटे कम पढ़ते हैं, वो इतना खो जाता है ना क्वेश्चन करने के बाद, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करने के बाद वो इतना पेपर में खो जाता है कि उसको 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जब बोलने लग जाता है ना 5 मिनट बचे जल्दी से करो, फिर उसको लगता है कि हाँ यार 2 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे, तब उसको याद आता है कि हाँ घड़ी भी चल रही है। अदरवाइज क्या होता है, वो इतना खो जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चन कर रहा होता है, उसको सब कुछ आता है, वो पढ़ के आया है, सब माइंड मैपिंग चल रही है। और जो नहीं पढ़ के जाता है उसका क्या है, वो तो भाई 1 घंटे में ऐसा खाली होकर बैठ जाता है, इधर उधर देख रहा होता है कि हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब किस पे तुक्का मारूं, अब किसका आंसर चेंज करूं। देखो यहाँ पे आंसर चेंज कौन करता है, जिसके पास टाइम होता है। जिसके पास टाइम ही नहीं है, जो अपना लगा हुआ है, वो आंसर चेंज कर ही नहीं पाएगा। और आपने मेजरली देखा होगा जो आंसर चेंज करके आते हैं वो गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वही फ्री माइंड, आपकी माइंड मैपिंग उस समय काम ही नहीं कर रही है। आपने क्या किया है, कुछ भी कैस लगा रखा है। बट एजुकेटेड कैस कभी भी हम रिमूव नहीं करते, वो हमेशा क्या होता है, माइंड से मैप्ड होकर ही कहीं ना कहीं से आता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। अगर पढ़ के जाओगे तो आप पैनिक होगा, ये नॉर्मल है। आप थोड़ा सा प्रेशराइज फील करोगे, वो भी नॉर्मल है। ठीक है ना, क्योंकि आप सिलेक्शन लेने गए हो वहाँ पे आप ये मजे लेने नहीं गए हो कि 200 किलोमीटर घूम के आएंगे, मस्त पार्टी करेंगे और फोटो वगैरह खींच के हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आप पेपर देने गए हैं, आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको क्वालिफाई करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, इसलिए पैनिक होना बनता है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है ना, बट हमें डील करना है अच्छे से। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है ना, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। ये बहुत स्मार्टली हमें अटेम्प्ट करना होता है। जैसे मैंने एक पॉइंट बीच में डिस्कस कर लिया है, क्या, डक करने वाला, कि स्किप करने वाला। ये क्या काम आता है, देखो अभी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका 2 पेपर में डिवाइडेड है, एक को 1 घंटा दिया गया है, एक को 2 घंटे दिए, आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है। एक को 1 घंटा देना है, दूसरे को 2 घंटे देने हैं। किसी का टाइम किसी में नहीं जाना चाहिए। इसका अगर 50 में हो जा रहा है तो इसको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है दूसरे पेपर को, ये क्या है, आपका एडवांटेज है। बट अगर फर्स्ट पे ज्यादा लग रहा है तो सेकंड पेपर को कम लग रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो रेशियो जो है हमारा बराबर रखना है। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये तो हमें पता है कि 60 मिनट पहले पेपर को देते हैं, बट उसको करें कैसे, 60 मिनट में करें कैसे, भाई दिक्कत तो ये है ना। तो सबसे पहली चीज आती है आपके, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो किस तरीके से आपने अपना पैटर्न बना रखा है एग्जाम का। एक एग्जाम में आप जब भी जाते हैं एक पैटर्न लेके जाते हैं, एक हैक लेके जाते हैं। तो देखो मेरा क्या पैटर्न था, मैं अपना वही शेयर कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए। तो देखो मेरा क्या होता था ना, मेरे पास मैं 3 सेक्शन में पेपर 1 को डिवाइड कर देता था। 3 सेक्शन का मतलब क्या है, एक तो देखो हमारा DI है, 3 कह लो 4 कह लो, ठीक है, एक तो DI है, एक हमारा RC मैथ्स है,
ठीक है, 2 सेक्शन हो गए। तीसरा हमारा बाकी पेपर, मतलब 35 क्वेश्चन और फिर 10 क्वेश्चन और फिर 5 क्वेश्चन, 50 हो गए। अब इनको टाइम कैसे डिवाइड करेंगे? देखो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे ना 35, वो 35 क्वेश्चंस में कोशिश करता था कि शुरू के 30 मिनट में मैं खत्म कर दूं, चाहे उनको स्किप करना पड़े, चाहे उनको सॉल्व करना पड़े, चाहे उनके आंसर आते हो ना आते हो, बट 30 मिनट से ज्यादा मैं उनको नहीं लगाऊंगा। 30 मिनट में वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो 35 क्वेश्चन है वो कर दूंगा। ठीक हो गया, 30 मिनट मेरे हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट 10 मिनट्स आने वाले, नेक्स्ट 10 मिनट्स में आरसी और मैथ्स के क्वेश्चनों को देने वाला हूं। आरसी 4 से 5 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पूरे। आरसी हो गया, फिर उसके बाद क्या, मैथ्स के क्वेश्चन में 1-1, 2-2 मिनट मान के चलो, तो तब भी आप 15 मिनट मान सकते हो, चलो मैक्सिमम 15 मिनट अगर उसमें दे दिए तो तब भी आपके पास 15 मिनट बच रहे हैं। किसके लिए? डीआई के लिए। डाटा इंटरप्रिटेशन की जो टेबल आती है 5 क्वेश्चन की, उसको अगर आप लास्ट में करें तो क्या होता है, आपके पास 15 मिनट होते हैं पूरे पूरे, और 15 मिनट में 5 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 मिनट एक क्वेश्चन को देना बहुत बड़ी बात है, 3 मिनट एक क्वेश्चन को देना। इतने लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है एनटी में, 30 सेकंड 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, और आपको कितने मिल रहे हैं? 15 मिनट मिल रहे हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए। अब अगर आप इसको टाइमली कर पाते हैं तो क्या होता है, आपका हमेशा टाइम बचेगा 1 घंटे में से। अब जैसे मैंने कहा स्किपिंग की बात, स्किपिंग का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप एक क्वेश्चन को कैसे स्किप करें। तो देखो कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं करना है ना, मैथ्स के क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं मैथ्स से। मैथ्स का क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है एसआई का क्वेश्चन आया है, तो अगर आपने कहीं ऐसा ही नंबर देख लिया ना, तो तुरंत उसको स्किप कर दो। ऐसा मत करो कि उसको पहले रीड आउट कर रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो और फिर उसको स्किप कर रहे हो। इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, यहां पे रीड करने वाला भी और अगले क्वेश्चन का भी। क्यों? क्योंकि जब भी आप वापस आओगे उस क्वेश्चन को आप दोबारा रीड करोगे, तो उस समय रीड ही क्यों करना है? नंबर देखा, स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नंबर दिख रहा है, फिर स्किप कर दिया। डीआई दिख रहा है स्टार्टिंग में, अगर 5 क्वेश्चन डीआई के आ गए, सीधे छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 हर क्वेश्चन नहीं देखना है, सीधे छठे क्वेश्चन से देखो। फिर आरसी आ गया सर, फिर 11वें पे पहुंच जाओ। स्किप करना सीखो। स्किप करने से क्या होगा, आपके टाइम्स बचेगा, और जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके टाइम बचेगा ना, वही यूटिलाइजिंग होने वाला है लास्ट मोमेंट्स पे। ठीक है, ये था मेरा पहला पेपर। पहला पेपर कैसा था, 30 मिनट में 35 क्वेश्चन किए, अगले 10 क्वेश्चन किए 15 मिनट में, और फिर क्या किया, जो डीआई बचा, आरसी बचा, डीआई बचा था, वो था मेरा 15 मिनट दिया हुआ था, उस 15 मिनट में से मैंने कर लिया। जितना टाइम बचता है उतने में क्या है, या तो वो पेपर 2 में एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, अदरवाइज मैंने कोई क्वेश्चन स्किप कर रखा होगा तो उसको मैं 60 मिनट के अंदर कर सकता हूं। अब जैसे मैं बताऊं अपना एग्जांपल, तो मैंने 2020 में, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी, मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं कर रखी थी, 2 महीने पढ़ के गया था। 2 महीने में क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया था, पहले पेपर को मैं जो टाइम लगाया था वो लगाया था 68 मिनट्स, और इस चक्कर में क्या हुआ था, जो मेरा पेपर 2 था उसके लास्ट के 10 क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास 2 मिनट बचे थे। तो क्या क्या था, वही तुक्के मारो भाई, जिसमें सी से लगा दिया, शायद 3 सही हुए थे मेरे 10 में से, तो वही ना, वहां पे भी मेरा क्या था, सिर्फ शायद 8 नंबर से जीआरएफ रह गया था उस समय भी। तो सोचो अगर मैंने सही से करा होता है, टाइम बचा होता, तो मेरा जीआरएफ पहले अटेम्प्ट में निकल जाता। ठीक है ना, तो वो क्या था, वो मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू था। अब वो यहाँ पे नहीं करना है हमें, तो इसलिए क्या है, हमने दूसरा अटेम्प्ट दिया। दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट किया। जैसे दूसरे अटेम्प्ट में किया, तो मेरा दूसरे अटेम्प्ट में ये फॉलो करके कितना हुआ, मेरा 53 मिनट्स में पेपर 1 कंप्लीट हो गया। पेपर 1 पूरा हर क्वेश्चन में कर चुका था, जो भी मेरे बचे हुए थे वो भी वापस करके मैंने कर दिए थे 53 मिनट्स में, और 7 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए थे मुझे पेपर 2 के लिए। तो इस बार क्या था, पेपर 2 को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो मेरा पेपर 2 में ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया। अब पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 हो गया, तो पेपर 2 पे चले, तो पेपर 2 सर फिर से वही कि क्या 1 से लेकर 100 तक लगातार सीक्वेंस में करना है। तो देखो मैं इस तरीके से नहीं करता था क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था कि एक फ्लो में जाएंगे तो कुछ कभी कभी मगअप हो जाता है ना, एक वो आता है, क्या बोलते हैं, मोनोटोनस चीज हो जाती है, तो कभी कभी वो भी बोरिंग हो जाता है। तो मैं क्या करता था ना, कि देखो पेपर में क्या होता है, आपका 91 से लेके 100 तक जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहां पे आपके पैसेज वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 क्वेश्चन का पेयर होगा। हर सब्जेक्ट में आते हैं 5 क्वेश्चन का पैसेज आता है, तो वो मैक्सिमम क्या होता है, लास्ट में दिया होता है। अब देखो उसको करने का फायदा क्या है ना, उसको करने का ये है कि आप एक क्वेश्चन करते हो तो उससे आपकी रिदम बैठ जाती है, आप 4 क्वेश्चन और कर सकते हो। 5 क्वेश्चन जब एक पेयर में आपने ठीक कर दिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है कि भाई 5 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी ठीक कर चुका हूँ, नेक्स्ट अगर पैसेज मिल गया तो एक और 5 क्वेश्चन कर दिए, तो मतलब क्या हुआ, 10 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही ठीक हो गए। अब ठीक होने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन ठीक किया ना, तो आपका बूस्ट हो गया कि हाँ भाई अब मैं पेपर 2 का कर गया। अब पेपर 2 जब स्टार्ट करेंगे ना पेपर 1 के बाद से, तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब आप शुरू के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन से 10 तक 20 तक 30 तक, तो क्या होगा, कई सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। इसके देखो 2 रीजन होते हैं। एक तो अभी आप पेपर जनरल पेपर करके आए हो, तो क्या होता है, आपका माइंडसेट घूम रहा होता है वहीं पे, उसी के कॉन्सेप्ट बार बार याद कर रहे होते हैं कि टीचिंग का आ जाता है, कभी किसी का मिक्स आता है, कभी मैथ्स आती है, कभी कुछ आती है, तो आप क्या है सिंक नहीं बना पाते उसके बाद पेपर 2 के साथ। अब उसी को सिंक बनाने में आपके क्या है 5-6 क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो मैं क्या कहता था, मैं करता था कि 1 से लेकर 30 तक अटेम्प्ट करता था कि देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 से 30 तक करे, जितने क्वेश्चन हुए 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 हो सकता है 30 के 30 हो जाए, बट क्या करता था 30 क्वेश्चन के बाद जंप कर देता था 91 पे,
क्या क्या 91 पे जंप करते बीच का गैप छोड़ दिया, ये नहीं सोचा कि बीच में क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, कुछ भी आ सकता है, कभी भी कोई सा क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है। बट मैं जंप कर देता 91 से 100 के लिए कि क्या करूं, एक बार पीछे का देख लूं कि बाद में लास्ट में प्रेशराइज ना रहूं। तो 91 से वहां देखा पैसेज मिल गया भाई, चलो ठीक है पैसेज कर दिया, 5 क्वेश्चन ठीक हो गए। 95 से वहां दे देखे वो सिंपल क्वेश्चन थे वो कर दिए, तो क्या हुआ मेरे वो क्वेश्चन हो गए। अब वहां से फिर से मैं जंप कर देता था कहां पे, कहीं भी इंटरमीडिएट किसी भी नंबर पे मैं करता था जंप 50 पे, 50 से लेकर 70 तक कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए। अब फिर से लगा कि नहीं चलो अब यहाँ के हो गए, अब मैं थोड़ा सा कहीं भी जा सकता हूँ। मेरे पास 2 स्लॉट बचे हुए हैं, 30 से 50 के बचे हुए हैं और 70 से 90 तक का बचा हुआ है। आपकी मर्जी कोई सा भी कर लो, मेरा जो मर्जी होती थी वो सा सेक्शन चूज कर लिया, फिर लास्ट में जो है बचे हुए क्वेश्चन कर लिए। और इस तरीके से आता है टाइम मैनेजमेंट मेरा हो जाता था आराम से। अब यहाँ पे कई को इसमें इशू आ जाता है कि क्या होता है सर कि हम ऐसे कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं यहाँ जाएं वहाँ जाएं, तो वो आपका है। देखो कोई अपनी कितनी भी स्ट्रेटेजी बता दे, आप एग्जाम में फॉलो वही करते हैं जो आपका माइंड उस समय आपको रिएक्ट करने के लिए कह रहा होता है, ठीक है ना। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा फॉलो किया, ठीक है ना। अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो आप जिस तरीके से अपना करते हैं वैसा कीजिए। अब लास्ट में चेंज करने का टाइम नहीं बचा है, अब तो प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं बचा है, अब क्या है एक्शन का टाइम है। अब सिर्फ आपको एक्शन करना है, आपको माइंड मैपिंग करनी है, चेक करनी है। आपको जो आप मॉक दे रहे हैं ना उसमें भी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि स्कोर ना टारगेट करें, कि स्कोर कितना आ रहा है ये टारगेट ना करें। आप ये देखें कि क्या क्वेश्चन देख के मुझे माइंड मैपिंग हो पा रही है, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है मुझे याद आ रहा है कि कहाँ पे मैंने इसको लिख रखा है, कहाँ किस पेज पे ये लिखा हुआ है, किस पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसके साथ और 2-3 पॉइंट क्या आते हैं, क्या यहाँ पे वो अप्लाई हो रहे हैं, क्या उससे यहाँ पे जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या मुझे आंसर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपकी माइंड मैपिंग हो गई, तो क्या हुआ आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी तैयार हो गई जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो थी भाई एग्जाम करने की बात। अब एग्जाम के बाद की बात अगर हम करें तो क्या होता है, देखो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, देखो एक एग्जांपल तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि नेट क्वालिफाई करने से क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई हो सकते हैं। मैंने 15 फरवरी को ज्वाइन किया, 15 फरवरी से मैंने 6 महीने तक काम किया, 6 महीने तक असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहा, बीसीए को पढ़ाया। उसमें क्या किया, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाए, बट उसमें क्या था, फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है और मुझे थोड़ी सी बाहर की नॉलेज कम थी, तो मैंने ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता था। तो मैंने क्या किया, उसके बाद वहाँ पे मैंने नेट से जॉब ली थी। अब वो 4 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया, जीआरएफ क्वालिफाइड हो गया था तब मैं, तो मैं क्या हुआ वहाँ की पोस्ट के लिए तो ओवर क्वालिफाइड कह सकते हैं एक तरीके से। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर मैंने एक पोस्ट देखी जो मुझे मिली चैनल मैनेजर के रूप में। उसमें क्या हुआ, जीआरएफ की रिक्वायरमेंट थी नेट जीआरएफ चैनल के लिए। अब नेट जीआरएफ का चैनल था, उस पर रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा और बूम हो सकता है कि नेट जीआरएफ के बारे में जान सकता हूँ, ऑनलाइन के बारे में जान सकता हूँ, यूट्यूब के बारे में जान सकता हूँ, बैक पे किस तरीके से काम होता है, यूट्यूब के बैकएंड पे किस तरीके से काम होता है वो देख सकता हूँ। फिर इन सबको करने के लिए मैंने एक जॉब दोबारा से ले ली अगस्त में। फिर मैंने क्या किया, 6 महीने तक वो जॉब की। अब क्या था, वहां पे मुझे ये भी लग रहा था कि यार मुझे जो चीज़ें हैं वो शेयर करनी है। मैं चाहता हूं कि जो मुझे जितनी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें मैं आगे शेयर कर सकूं, क्योंकि जैसे इस चैनल का आप जानते हैं कि क्या है मोटिव, यही है कि जो नॉलेज है वो एक कांस्टेंट चीज़ है। ओनली कांस्टेंट चीज़ इज नॉलेज, ज्ञान बोलते हैं कि इसको हमें क्या करना होता है, आगे हमें देना होता है, आगे हम पोस्टपोन नहीं, इसको हम आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि जो मुझे आता है वो आपको बता सकूं, मैंने जिस तरीके से क्रैक किया मैं आपको बता सकूं, ताकि आप भी क्या करना चाहते हैं, आप भी तो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप किस तरीके से कर पाएंगे, ये सारी स्ट्रेटेजी ही मैं आपको शेयर कर सकता हूं। जितना मुझे आता है कंप्यूटर के बारे में, मैथ्स के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, A to Z कुछ भी आता है वो मैं चाहता हूं कि सब आपके पास पहुंच जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसी कॉस्ट नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि आपको पैसे देने हैं या कुछ करना है या मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुझे आता है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, मैं तो देखो अब क्या कर रहा हूँ, पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ, पीएचडी में एडमिशन लूंगा और क्या होता है उसके बाद भी आपको सारी जो नॉलेज है वो करते रहूंगा, एक्सप्लेन करते रहूंगा, बताते रहूंगा, ट्रांसफर करते रहूंगा। बट अभी भी हमारा मोटिव क्या है कि जो हमें आता है वो आपको दे सके, ताकि क्या हो आप भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, क्रैक कर सकें और उस हैप्पी लाइफ को जी सके जो मैं ट्राई कर रहा हूँ जीने की, या मैं जी रहा हूँ। मैं मतलब अपनी लाइफ से काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं इस नेट जेआरएफ की बदौलत। कि क्या है कि नेट से अलग जॉब मिली, जेआरएफ से अलग मिली, और फिर क्या है पीएचडी का अलग हमें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, लोगों से शेयर करने की चीज़ें मिल रही हैं, तो काफ़ी सारा अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो आप अगर इस तरीके से आपको फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस इस पर मिल सके, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे, और कमेंट कीजिए ताकि हमारा इंटरेक्शन बने रहे, क्योंकि इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देखो अब क्या होता है ना, जितने सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली है ये हर एस्पिरेंट के डाउट्स हैं, जहाँ पे डाउट्स की बात भी करी थी, हर एस्पिरेंट के डाउट्स हैं। बट हमारे पास क्या है, 2-3 तरीके के एस्पिरेंट्स आ जाते हैं। एक जो क्या होते हैं पूछ लेते हैं किसी से, अपने दोस्त से पूछ लिया, अपने गाइड से पूछ लिया, टीचर से पूछ लिया। दूसरे क्या होता है जो ऑनलाइन मीडियम पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो भी इस तरीके से करते हैं, कहीं कमेंट कर दिया, कहीं कुछ किसी आईडी से कमेंट कर दिया, कहीं कुछ
कुछ नाम लेके कर दिया, मतलब क्या है, अपना निकाल देते हैं बाहर। और तीसरे होते हैं सबसे बेकार वाले, कौन से, जो अपने सारे डाउट अपने अंदर रखते हैं और लेके चले आते हैं एग्जाम में, और जब एग्जाम देके आते हैं तब वो डाउट ओपन करते हैं कि यार हमारा तो नहीं होगा, हमारे साथ ये डाउट चल रहा था, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हमने तो सिर्फ 100 में से कितने क्वेश्चन करे सर, 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आए। तो ये सब डाउट कहाँ जाएंगे, ये सब डाउट अपने अंदर रख के क्या निकल रहा है, कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है, इन डाउट्स को निकालना है। आपके पास मीडियम है क्या, कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कीजिए, आप पर्सनली करते हैं लोगों से कि अपने दोस्त से पूछते हैं, किससे ही पूछ सकते हैं, बट आपको ओपन होना पड़ेगा। मेरे पास कई बार इंडिविजुअली मैसेज आते हैं। अब इंडिविजुअली क्या है कि ये सब चीजों को एक एक करके बताना ज्यादा सही है कि सबको एक साथ बताना ज्यादा सही है। तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके, कि ताकि मैं आपको आगे ट्रांसफर कर सकूं ये सारी चीज। तो ऐसे ही आप इंटरेक्ट करते रहिए और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और ज्यादा चीजें बता सकें और ज्यादा टिप्स दे सके। जैसे कि मैं आपको ट्रिक्स भी बताते रहता हूँ मैथ्स की या आईसीटी की, सारी चीजें छोटे छोटे शॉर्ट्स फॉर्मेट में, वीडियोस फॉर्मेट में आपको देते रहता हूँ। तो जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ दे दूं, जितना हो सकता है उससे ज्यादा ही दूं आपको एग्जाम के लिए। तो बाकी सबके लिए, आपका एग्जाम के लिए आपकी गुड विशेष, जिसका भी एग्जाम है, अब आने वाला 21 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो लगभग सबके एग्जाम धीरे धीरे हो ही जाएंगे 10 तारीख तक, 10 मार्च तक। तो सबको गुड विशेष, और बने रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए आपके। थैंक यू।